कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। वक्फ का मतलब है खुदा के नाम अर्पित। अब ये कोई चल संपत्ति हो या अचल, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वक्फ बोर्ड को मिली जादुई शक्ति के बेहिसाब अधिकार से। ये शक्तियां वक्फ बोर्ड पर अलग अलग सरकारों के दौरान नाजिल होती रहीं, यानी उतरती रहीं। इस पर बहसें कई बार हुई, इस बार भी हो रही हैं। पहले बहसें हल्की फुल्की होती थीं, पर अब भारी हैं। क्योंकि इस बार मोदी सरकार संसद में वक्फ एक्ट संशोधन बिल लेकर आई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये बिल मुसलमानों के साथ अन्याय से भरा है, संवैधानिक अधिकारों को खंडित करता है। जबकि सत्ता पक्ष ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन संविधान के दायरे में और समानता के सिद्धांत पर कसा है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। सरकार ने संसद में जो बिल पेश किया है, उसके विरोध में देखिए कौन कौन सी पार्टियां हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव, आरजेडी और एआईएमआईएम। जाहिर है चिंता संविधान की नहीं बल्कि वोट बैंक की है। फिलहाल संसद से लेकर चौक चौराहों तक की बहसों में वक्फ ठहरा हुआ है। रही बात वक्फ बोर्ड की, तो इसका तर्जुमा समझाए नहीं समझ पाएगा कोई, क्योंकि कहा जा रहा है कि झोल एक दो नहीं कई हैं, और इन्हीं झोल को कसने के लिए मोदी सरकार लेकर आई वक्फ एक्ट संशोधन बिल, लेकिन सियासी बवाल हो गया। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर हल्ला क्यों मचा है? क्या मौजूदा वक्फ कानून बोर्ड को एक तरफा अधिकार देता है? क्या ऐसा कोई कानून हिंदुओं के लिए भी है? अगर नहीं, तो एक समुदाय को असीमित अधिकार कैसे मिल गए? हद लेवल की गर्माहट है। लगता है जैसे सावन उतर गया, सिर पर वक्त चढ़ गया। विपक्ष बिल में सुराग खोज रहा है, हिंदू मुसलमान खोज रहा है, वोट बैंक से वफादारी की गुंजाइश खोज रहा है, विपक्षी किरदार की जोर आजमाइश खोज रहा है, और सत्ता पक्ष कह रहा है भ्रम और भय वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। फिलहाल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मोदी सरकार ने जेपीसी को भेज दिया है। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की जरूरत पड़ी क्यों? अगर आप मौजूदा वक्फ बोर्ड एक्ट को देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि वक्फ के नाम पर कैसे एक तरफा और बेशुमार अधिकार एक बोर्ड को दे दिए गए बिना किसी जवाबदेही के। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को लेकर अगर सवाल सरकार की मंशा पर उठाए जा रहे हैं, तो सवाल अलग अलग सरकारों के दौर में वक्फ बोर्ड को दिए गए एक तरफा अधिकार को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। तो आखिर वक्फ बोर्ड एक्ट में कौन से वो सेक्शन हैं जिनको लेकर आपत्तियां हैं, और क्यों ये लगता है कि राजनीतिक मंशा से पहले की सरकारों ने एक तरफा अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए? इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी है। देश में वक्फ बोर्ड की हैसियत वास्तव में क्या है, इसे आप ऐसे समझिए कि देश में रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, देश की सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन, और तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड जिसके पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इतना ही नहीं, वक्फ की कुल चल संपत्ति 8,75,000 है, जबकि अचल संपत्ति 16,000 है।
जिससे सालाना 200 करोड़ का रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को मिलता है। देश की आजादी के बाद नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की पैदाइश था वक्फ बोर्ड, जिसे 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से बनाया। तुष्टीकरण का अध्याय यहीं से शुरू होता है, जिसमें पाकिस्तान चले गए मुसलमानों की संपत्तियों को लेकर सरकार ने खुद एक्वायर करने के बजाय उन संपत्तियों का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को दे दिया, जबकि पाकिस्तान में इसके उलट हुआ। हिंदुओं की संपत्ति या तो स्थानीय मुसलमानों ने कब्जा कर ली या फिर पाकिस्तान सरकार ने उसे एक्वायर कर लिया था। समय के साथ इसी वक्फ कानून में संशोधन करके वक्फ बोर्ड की शक्ति को कथित सेकुलर सरकारों ने इतना बढ़ा दिया कि वक्फ की संपत्ति भी बेतहाशा बढ़ती चली गई। जो भारत में वक्फ कानून बना है वो पूरी तरीके से भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। पहली बात तो भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। WAQF भारत के संविधान में कहीं है ही नहीं है। 1954 में नेहरू जी ने पहले वक्फ एक्ट बनाया, बाद में इंदिरा जी ने उसको 84 में और ज्यादा मजबूत किया। 1995 में उसको एकदम अनलिमिटेड पावर दे दिया और जाते जाते 2013 में मनमोहन सिंह जी ने ऐसी उसको शक्ति दे दिया कि वो जहां उंगली रख दे वही उसकी प्रॉपर्टी। वो नदियों के किनारे उसने जगह कब्जा कर लिया, पहाड़ों को कब्जा कर लिया, जंगलों पे कब्जा कर लिया। आखिर कैसे वक्फ को एक तरफा शक्ति तमाम संशोधनों के जरिए तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने दी, इसे आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सवाल उठेगा कि ऐसा करने के पीछे नीयत क्या थी? सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और डेडिकेटेड वोट बैंक? और क्या ऐसा करके बहुसंख्यक हिंदू आबादी के साथ न्याय किया गया? वक्फ बोर्ड को जिस असीमित शक्ति को देने की बात है, जरा समझिए कि कैसे उसे ये शक्ति दी गई, खासकर 1995 और 2013 के कांग्रेस राज के दौरान। यह ऐसी ताकत थी जो अंग्रेजों के जमाने में भी वक्फ के पास नहीं थी। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया था। वक्फ एक्ट में एक शब्द जोड़ा गया, वक्फ बाय यूजर। ऐसा कानून किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है। इस अमेंडमेंट के तहत अगर किसी भी संपत्ति के कागजात न भी हों तो आप उसे वक्फ कर सकते हैं। एक तरह से यह ऐसा हो गया कि जिस संपत्ति पर वक्फ ने दावा कर दिया वो उसकी हो गई। और यहां तो यह है कि जिस किसी प्रॉपर्टी को जिस पर नोटिफिकेशन वक्फ बोर्ड ने जारी कर दिया, सर्वेयर ने सर्वे करके रिकॉर्ड अपना रिपोर्ट सबमिट किया, वक्फ बोर्ड ने डिसीजन लिया, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी और उसकी अपील जो है ट्रिब्यूनल में जाएगी, जो फाइनल और बाइंडिंग होगी। यानी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की अपील देश के किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं होगी। मतलब एक तरह से खुली छूट वक्फ को दे दी गई कि जिस जमीन पर वो उंगली रख दे वो तुम्हारी। ये प्रावधान कितना ताकतवर है इसे आप ऐसे समझिए कि राम जन्मभूमि केस और ज्ञानवापी केस में भी वक्फ बाय यूजर प्रावधान का इस्तेमाल किया गया था। विपक्ष बाहीं चढ़ाकर वक्फ एक्ट संशोधन बिल के खिलाफ खड़ा है। शोर इस बात का है कि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के जरिए मुसलमानों के हक को मारने जा रही है। समझाया ये जा रहा है कि वक्फ एक्ट में संशोधन संविधान पर हमला है। संकेत हिंसा होने तक के दिए जा रहे हैं। सर, फंडामेंटली दिस इज एन अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली व्हेन वी आर talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. तो जैसा कांग्रेस और उसके नेता कहते हैं कि वक्फ एक्ट में संशोधन संविधान पर हमला है, तो फिर एक तरफा और निरंकुश शक्ति जो वक्फ बोर्ड को दे दी गई वो क्या थी? मतलब वक्फ बोर्ड की असीमित शक्ति को अगर कहीं से भी चुनौती मिली तो फौरन ही एक अमेंडमेंट करके कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया।
जैसे हर 10 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे होता है। प्रॉपर्टी की सर्वे का खर्चा भी राज्य सरकार देती है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया कि किसी गैर मुस्लिम पर यह सर्वे लागू नहीं होता है। इसके बाद 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। वक्फ एक्ट के संशोधन 6 में बदलाव किए गए। इसके मुताबिक अगर किसी गैर मुस्लिम की जमीन वक्फ के सर्वे में आती है तो उसे वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही अपील करनी पड़ेगी और वक्फ के ट्रिब्यूनल का फैसला ही मान्य होगा। एक और सेक्शन है सेक्शन 40, जिसमें वक्फ के पास ये पावर है कि वो किसी भी, अगर कोई विवाद आता है, कोई जमीन उसके नजर में आती है, तो वो खुद ही फैसला दे सकता है कि ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। तो इतनी असीमित ताकतें, इतने असीमित पावर, वो भी बिना किसी रेगुलेशन के, ये बिल्कुल विवादास्पद है। मतलब ये कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अगर वक्फ के जितना पैसा आपके पास है तो भी आप सिर्फ रिवीजन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वरना संपत्ति को वक्फ को कुर्बान करने को तैयार हो जाइए। लेकिन विपक्ष को इसमें न तो संविधान खतरे में दिखाई देता है, न ही गैर मुसलमानों के अधिकार। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वक्फ के जैसा कोई अधिकार हिंदुओं को दिया गया? क्या ट्रस्ट, मठों, अखाड़ों को ऐसे विशेष कानूनी अधिकार मिले? दूसरे अल्पसंख्यकों को भी संपत्ति पर ऐसे अधिकार नहीं मिले? तो आखिर पिछली सरकारें वक्फ बोर्ड पर इतनी मेहरबान क्यों रही? ये बहुत ही असीमित अधिकार दिया गया वक्फ ट्रिब्यूनल के, वक्फ एक्ट के माध्यम से, और संविधान इसको कहीं पर भी जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और देश की जो अदालतें हैं उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसा एक्ट है जो एनकरोज करता है इंडिविजुअल्स के राइट को। दूसरा आप देखिए, जैनिज्म, वहाइज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियन, किसी के पास भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जैसी व्यवस्था वक्फ एक्ट में या इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए है संपत्ति को लेकर। इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन मोदी सरकार की तरफ से वक्फ एक्ट में किए गए, जिसे वक्फ एक्ट संशोधन बिल 2024 का नाम दिया गया। सरकार की कोशिश इस पूरे मामले पर सहमति बनाने की है, लेकिन विपक्ष की दिक्कत है उसका वोट बैंक। विपक्ष की कोशिश वक्फ बिल पर एनडीए में भी दरार डालने की थी। जेडीयू और टीडीपी को भी इंडी गठबंधन ने अपने फैलाए भ्रम के लपेटे में लेने की कोशिश की, लेकिन जवाब टकासा मिला। JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing, supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो क्या विपक्ष को दिक्कत ऐसी ही पारदर्शिता से है? बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस सरकार के दौर में वक्फ बोर्ड को इतनी शक्ति दे दी गई कि कई जगहों पर तो खुद आम मुसलमानों के लिए ये वक्फ संकट बन गया। ये तुष्टीकरण की इंतहा थी। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव को लेकर जितना हो सकता था उतना हंगामा विपक्ष ने किया। ये नैरेटिव सेट करने की भरपूर कोशिश हुई कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
सरकार चाहती तो ये बिल दोनों सदनों में आसानी से पास करा सकती थी, लेकिन रिजिजू ने इसे जेपीसी को भेजने की घोषणा कर दी। क्या ये कोई रणनीति का हिस्सा है? वक्फ बोर्ड में गैस दरअसल विपक्ष ये बात बखूबी जानता है कि वक्फ एक्ट बनने से लेकर 2013 तक जितने भी बदलाव इस एक्ट में हुए हैं वो एक तरफा हैं और संवैधानिक ढांचे के बिल्कुल विपरीत हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर वक्फ एक्ट में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने इतने संशोधन किए कि सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास दोगुना संपत्तियां हो गई। वक्फ की जो संपत्ति 15 साल में 3 लाख थी वो बढ़कर 8,72,000 हुई और जमीन भी 4 लाख एकड़ से बढ़कर 9 लाख एकड़ हो गई। मौजूदा संशोधन बिल वक्फ की इसी निरंकुशता को कंट्रोल करने को लेकर है। अब जरा देखिए कि वक्फ एक्ट संशोधन बिल 2024 के मुताबिक स्ट्रक्चर क्या सुझाया गया है। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री होंगे, इसके अलावा 3 सांसद होंगे, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे होंगे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार होंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, नेशनल लेवल पर मशहूर 4 हस्तियां होंगी, केंद्र सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव होंगे और सबसे बड़ी बात ये कि इनमें कम से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी है। बात सीधी है कि वक्फ एक्ट में बदलाव मुस्लिम महिलाओं की वक्फ में भागीदारी सुनिश्चित करता है। इससे उनका सशक्तिकरण होगा। 2019 में 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को मिले आत्मविश्वास को विपक्ष देख चुका है। यही वजह है कि वक्फ बिल के बहाने कोशिश, डर और भय के अलग अलग नैरेटिव विपक्ष गढ़ रहा है। यहाँ तक कि तीखे तंज के जरिए इसे मुसलमानों के अधिकारों में कटौती से भी जोड़ा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। तुष्टीकरण की ही राजनीति का परिणाम है वक्फ एक्ट। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं, जिसके जरिए कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की। लंबे समय तक ये कामयाब भी रही। माना यह जाता है कि 1995 में वक्फ एक्ट में बढ़ाई गई वक्फ की शक्ति वास्तव में राम मंदिर आंदोलन के बाद कांग्रेस से दूर हुए मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश थी। यह अलग बात है कि बेहिसाब ताकतें देने के बाद भी मुसलमान कांग्रेस पर फिर से भरोसा नहीं कर सके। लिहाजा 2013 में मनमोहन सरकार के दौर में एक और कोशिश वक्फ एक्ट में संशोधन करके कांग्रेस ने की। कांग्रेस के दौर में वक्फ एक्ट में हुए बदलाव वक्फ बाई यूजर का कमाल देखिए। साल 2022 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एक गांव का मामला सुर्खियों में आया था। पता ये चला कि वक्फ ने पूरे गांव की जमीन को ही अपनी संपत्ति घोषित कर रखी थी, जबकि 1500 साल पहले ये गांव हिंदू बहुल था। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जब विवाद बढ़ा तो वक्फ बोर्ड की तरफ से ये दावा किया गया कि रानी मंगमल के अलावा कई स्थानीय राजाओं ने तिरुचिरापल्ली गांव की जमीन वक्फ बोर्ड को गिफ्ट में दी थी। बाकायदा इसे साबित करने के लिए वक्फ बोर्ड ने 220 पेज का दस्तावेज भी तैयार किया। मामला पेचीदा होने पर जिला प्रशासन ने जांच शुरू की। गांव के 1500 साल पुराने मंडियावली समेता चंद्रशेखर स्वामी के मंदिर में लिखा शिलालेख सामने आया। मंदिर की दीवारों पर लिखा गया था कि गांव की कई एकड़ जमीन मंदिर की है।
इसके बाद गांव वालों का दावा मजबूत हुआ। वक्फ बोर्ड ने कब गांव की जमीन को अपने खाते में जोड़ लिया, इसका कोई पता नहीं चला। तमिलनाडु के अंदर में तिरुचेंतुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे और वहां बेचारे एक वहां के गांव में रहने वाले उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। आप सोचिए पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। आप सोचिए वो गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है और सारे के सारे गांव को वक्फ का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। इस तरह का जो चीज होते हैं इसमें धर्म मत देखिए। इसलिए सवाल वक्फ एक्ट पर है, इसलिए बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। बात सिर्फ हिंदुओं की जमीन कब्जाए जाने की नहीं है, बल्कि बोहरा और अहमदिया मुसलमानों ने भी अपनी संपत्तियों को लेकर ऐसे ही आरोप वक्फ बोर्ड पर लगाए हैं। जाहिर है अगर वक्फ एक्ट में बदलाव वोट बैंक को साधने के लिए किए गए थे तो नए संशोधन तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को परेशान तो करेंगे। तो क्या विरोध के स्वर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि बात अब समानता की हो रही है, एक तरफा दिए गए अधिकारों की नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।